Hello students, this is Ankur Nan from Vimash IAS, your friend, mentor and guide regarding the UPSC Civil Services examination. जो स्टूडेंट्स रेगुलरली प्रीलिम्स में फेल कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि ये आपके मिनिमम 30 to 35 मार्क्स बढ़ा सकते हैं अगर आप अपनी अप्रोच एक एग्जाम के रिगार्डिंग बिल्कुल राइट डायरेक्शन में रखें। पर पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये राइट अप्रोच क्या है। ये राइट अप्रोच जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि आपको पता लगेगा कि आपको पढ़ना कैसे है, कि विद इन वेरी लेस एफर्ट्स हाउ कैन यू इंक्रीज योर आउटपुट। तो उसके लिए पहले आपको जो क्वेश्चंस जो फ्रेम करता है, फॉर एग्जांपल यूपीएससी, तो उसकी क्या साइकी रहती है कोई एक क्वेश्चन बनाने के पीछे, और किस तरह क्वेश्चन को आसान बनाया जा सकता है और मुश्किल बनाया जा सकता है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। कैसे ऑप्शंस को इंसर्ट किया जाता है क्वेश्चन में, प्रीलिम्स का खासकर, कि एक तरह से आपको सिंपल स्टेटमेंट को आपको कैसे कॉम्प्लेक्स बना के कंफ्यूज किया जाता है, और मेनली कितना आसान रहता है कोई ऑप्शन बनाना एक ऑप्शन फ्रेमर के लिए। तो वो मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा और उनकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, कैसे आपको नहीं आते हुए भी अगर कोई आप नॉलेज नहीं है किसी चीज की, फिर भी आप कॉमन सेंस से कैसे आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ये इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। ये हमने पिछले 25 साल के पेपर को एनालाइज करके ये आपके सामने मैं वीडियो बना रहा हूं, और पहले हम 2017, 18, 19 का जो नया ट्रेंड है पहले उसको एनालाइज करेंगे, और 2017 से हम शुरू करते हैं। आज मैं पहले जो 25 क्वेश्चन है 2017 के वो डिस्कस करूंगा, कोशिश करूंगा सारे के सारे डिस्कस हो जाएं। तो थोड़ा सा आप साथ कंटिन्यू करें और अपना पेपर 2017 सेट सामने अपने रखें। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें अब जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप फर्स्ट प्रायोरिटी में रखें पॉलिटी में, ठीक है। और ऐसे ही मैं आपको पॉलिटी और एनवायरमेंट हिस्ट्री पढ़ना कैसे है उसके लिए अलग वीडियो में बना सकता हूं। आज हम देखेंगे कि आपको कैसे कम एफर्ट्स में आपका कैसे आप मार्क्स बढ़ा सकते हैं अगर आपको नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो ये आपका जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है वो रिगार्डिंग डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट मेंबर बिल है, सेकंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आप देखेंगे कि अगर आपको प्राइवेट मेंबर बिल फॉर एग्जांपल नहीं पता, ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे हु इज नॉट इलेक्टेड बट ओनली नॉमिनेटेड। ये जो दो चीजें, अगर दो या तीन चीजें एक स्टेटमेंट मर्ज में करी गई है, तो उसके पीछे एग्जामिनर का यही टेंडेंसी रहती है कि सिंपल स्टेटमेंट को कॉम्प्लेक्स बना के उस आपके सामने प्रेजेंट किया जाए। ये स्टेटमेंट इस तरह की गलत रहती है, पर फिर भी आपको क्रॉस वेरिफिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्राइवेट मेंबर बिल बहुत आसान टॉपिक है, ये जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इस तरह की जो कंसेप्ट्स हैं उनको याद रखें, ठीक है। ये आप दो थिंग्स कंबाइंड है तो ये गलत है, ठीक है। वैसे प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में बता देता हूं, जो मिनिस्टर के अलावा जो भी मेंबर आपका बिल पास करता है वो आपका प्राइवेट मेंबर बिल होता है, ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट में इन्होंने बोला कि अब तक आजादी को जैसे इतने साल हो गए हैं कि इन्होंने बोला कि रिसेंटली फर्स्ट टाइम पास हुआ है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि 70 साल में आज तक हमने एक बार भी ये पास नहीं किया है। तो ये भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। इस तरह आपकी दोनों स्टेटमेंट गलत है फर्स्ट क्वेश्चन में, और ये आंसर आपका रहेगा नन ऑफ द अबव। 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन में आप देखेंगे इन्होंने स्मार्ट इंडिया हैकाथन के बारे में पूछा है। फॉर एग्जांपल हमें नहीं पता, इसमें भी आप देखेंगे एक ट्रेंड देखेंगे, इन्होंने बोला है एवरी सिटी इन अ डिकेड। थर्ड स्टेटमेंट में आप देखेंगे इन अ डिकेड और ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो ये मेनली आप देखेंगे एक्सट्रीम एग्जाग्रेशन है। ये बोल रहे हैं कि विद इन अ डिकेड हर सिटी को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। तो ये इस तरह के गवर्नमेंट 100% क्लेम करना गवर्नमेंट नहीं करता। सिमिलरली थर्ड स्टेटमेंट में है, तो ये वन और थर्ड स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएंगी। सेकंड स्टेटमेंट आप देखेंगे बहुत जनरल स्टेटमेंट में है, इसमें कोई फॉर्जिंग नहीं लग रही है, ठीक है। इट इज एन इनिशिएटिव टू आइडेंटिफाई न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजी इनोवेशंस फॉर सॉल्विंग द मैनी प्रॉब्लम फेस्ड बाय आवर कंट्री। बहुत सिंपल स्टेटमेंट है। वैसे भी मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता देता हूं। कॉन्टेक्स्ट है साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी,
ये आजकल टॉपिक बहुत ज्यादा न्यूज में है, गवर्नमेंट का इस चीज पे काफी ध्यान है। लास्ट टाइम जैसे उन्नत भारत अभियान और विद्यांजलि स्कीम, वो भी इसी आइडिया बेस्ड है, और मेंस में भी इसके रिगार्डिंग पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह के कंसेप्ट को आप देख सकते हैं। आइडिया समझ में आ ही रहा है सेकंड स्टेटमेंट से, तो आंसर इसका 2 ओनली रहेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन काफी आसान है, रेवतवाड़ी सेटलमेंट के बारे में पूछा है, बट आप देखेंगे जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड थोड़ा टफ हो सकता है स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग, हालांकि पता होना चाहिए। फर्स्ट स्टेटमेंट से पता लग जाएगी। लॉर्ड कॉर्नवालिस आपको पता है परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लेके आए थे, बहुत कॉमन फैक्ट है, तो ये याद होना चाहिए। और विद द हेल्प ऑफ जॉन शोर भी साथ में थे। तो फर्स्ट अगर हटाते हैं तो सेकंड थर्ड सी आंसर आ जाएगा। साथ में आप जैसे रेवतवाड़ी सेटलमेंट पता लग गया, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो है। साथ में आप महलवाड़ी का भी देख सकते हैं, जो कि होल्ट मैकेंजी लेके आए थे। अब नेक्स्ट आप 12th क्वेश्चन में देखेंगे, मणिपुरी संकीर्तन के बारे में पूछा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको सिंपल लग रहा है, सॉन्ग एंड डांस परफॉर्मेंस हो सकता है। देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट से, देखते हैं क्या कुछ निकले। अब सेकंड स्टेटमेंट में आप देखेंगे, सिंबल्स आर द ओनली इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो ये ओनली भी मेनली जो क्वेश्चंस फ्रेम करता है, ऑप्शंस फ्रेम किए जाते हैं, उसमें ऐसे ही सोचा जाता है कि 2-3 इंस्ट्रूमेंट होंगे, उनमें से हटा देंगे, बाकी को एक डाल देंगे और ओनली डाल दिया जाएगा। इस तरह ऑप्शंस को फ्रेम किया जाता है। ये ओनली वाला एक्सट्रीम चीज है, ये ज्यादातर आपका गलत रहता है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत रहेगी। साथ आप ऑप्शंस आपके पास बचेंगे, जैसे कि ऑप्शंस आपके पास रहेंगे बी और डी। तो 1 ऑटोमेटिकली ठीक रहता है, 3 को चेक कर लेते हैं। डेफिनेटली सही रहेगा, क्योंकि लॉर्ड कृष्ण आपको पता है वैष्णविज्म कल्ट आपका नॉर्थ ईस्ट में प्रोपोगेट किया गया था चैतन्य महाप्रभु और आपका शंकर देव के द्वारा। शंकर देव आसाम में थे और बंगाल में चैतन्य महाप्रभु। सूफी भक्ति जो मूवमेंट में पर्सनैलिटीज का रोल और ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है, उनसे रिलेटेड उनकी फिलोसफीज क्या थी वो आप प्लीज देख लीजिए, ये यूपीएससी बार बार पूछता है। कृष्णा कल्ट वैष्णविज्म से बिलोंग करता है, ये एक नॉर्मल चीज है, सबको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट 11th क्वेश्चन पे देखेंगे, तो आप ये देखेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपको पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी को हैंडल करना आरबीआई का काम है और फिस्कल पॉलिसी को हैंडल करना गवर्नमेंट का काम है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और तो इससे आपको ये पता लगेगा जैसे कि आपका जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी नहीं है, तो थर्ड आपका गलत रहेगा। ठीक है, ऐसे ही सेकंड स्टेटमेंट में आपका जैसे इन्होंने एक तो 12 मेंबर बॉडी बोला है, और एक दो स्टेटमेंट आपका, दो चीजें एक स्टेटमेंट है कंबाइन करी गई है, तो यहां भी आपको स्केप्टिकल हो जाना है। ठीक है, अब 12 मेंबर बॉडी से एक चीज और समझ सकते हैं, क्योंकि क्रॉस वेरिफिकेशन कोशिश करिए ये चीज लगाने के बाद जरूर करें, कुछ अपना दिमाग लगाएं ताकि आप श्योर हो जाएं कि वो स्टेटमेंट सही है गलत है। तो 12 मेंबर से आप ये सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी बॉडी जनरली नहीं फ्रेम करता, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी बॉडी भी होगी तो उसमें क्या है, आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, तो एक तरह से पॉलिसी पैरालिसिस हो जाएगा, या आपका जैसे मतलब आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे मेनली। ठीक है, तो इस तरह आप सोच सकते हैं। वैसे 6 मेंबर बॉडी है, बड़ी होनी चाहिए पर बहुत ज्यादा बड़ी नहीं। ठीक है, 6 मेंबर्स ये है, डाइवर्सिटी आएगी थॉट्स में, अच्छी पॉलिसी बनेगी, पर 12 मेंबर होंगे तो काम ही नहीं हो पाएगा। तो इस तरह आप सोच सकते हैं, गवर्नमेंट इतनी बड़ी बॉडीज नहीं बनाता। ये आप 11th का कॉन्टेक्स्ट देख लीजिए, मॉनेटरी पॉलिसी अंडर आरबीआई, फिस्कल पॉलिसी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब 7th क्वेश्चन में आप देखेंगे डीपीएसपी कॉन्टेक्स्ट में पूछा है इन्होंने। तो डीपीएसपी है आपको फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी आप याद कर लीजिए, यूपीएससी एज डायरेक्टली इनको पूछता है। और साथ में आप याद रखिए कि जैसे डीपीएसपी को सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स और आपका लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में जो डिवाइड किया गया, कौन सा किसके अंडर आता है आपको पता होना चाहिए। साथ में आपका जुडिशियल रिव्यू और लीगैलिटी वाला एस्पेक्ट भी फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी दोनों के कॉन्टेक्स्ट में पता होना चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी बहुत क्या डिफरेंस है, क्या इनके बीच में क्या क्या इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो आपको पता होना चाहिए, ये आप देख लीजिए। ठीक है, लीगल ऑन इनफॉर्सिबिलिटी, जुडिशियल रिव्यू और ये इस तरह कंसेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव। 8th क्वेश्चन आप देखेंगे तो इसमें आपको जनरली अगर कुछ नहीं पता तब भी सोच सकते हैं आप, एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस को।
ठीक है, जैसे प्रिविलेजेस राइट फ्यू सिटीजन, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही देखेंगे, एफआर के फंडामेंटल राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा नहीं है, फ्यू सिटीजन नहीं है, सबके लिए अप्लाई होता है। राइट्स आर क्लेम्स, ये देखेंगे। प्रिविलेजेस विच आर कॉर्पोरेटेड देखेंगे। आप एक पैटर्न देखिए, क्लेम्स क्लेम्स, ठीक है, प्रिविलेजेस प्रिविलेजेस। तो सबसे पहले आपको ये क्लेम्स और प्रिविलेजेस का जो आइडिया है उसको देखना है, क्या क्लेम है या प्रिविलेज है। तो उसका मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा, ये है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। यूपीएससी आजकल हर साल इसकी एप्लीकेशन पूछ रहा है किसी न किसी फॉर्म में, ठीक है। अब इसमें जैसे आपको ये पता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से ही पता लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में है, थोड़ा आइडिया हो रहा है। देखो हमने यहाँ स्टेट सिटीजन दे रहा है हर जगह, तो मेनली स्टेट और सिटीजन के कॉन्टेक्स्ट में कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। आइडिया रेनाइसा का था, मेनली ये था कि अगर एक तरह से सिटीजन्स अपनी इस तरह गवर्नेंस करने की पावर एक स्टेट को, गवर्नमेंट को दे देंगे, तो साथ में एक तरह से स्टेट का भी कुछ बनता है कि वो कुछ बेसिक मिनिमम राइट्स और कंडीशंस सिटीजन्स को प्रोवाइड करे। नहीं तो क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर ऑटोक्रेसी हो सकती है गवर्नमेंट में, तो उस केस में बहुत ज्यादा एक तरह से कैजुअलिटीज या बहुत आपका ऑपरेशन हो सकता है सिटीजन्स का। उस कॉन्टेक्स्ट में कि एक तरह से कुछ अनस्टेबिलिटी ना हो सिस्टम में, या सिटीजन्स को भी एक तरह से एक एश्योरिटी हो कि ऑटोक्रेसी ना रहे, तो कुछ सर्टेन मिनिमम बेसिक राइट्स उनको मिलने चाहिए। तो एक तरह से क्लेम हुआ, और क्लेम किसका हुआ, सिटीजन्स का अगेंस्ट द स्टेट। तो आंसर आपका सी रहेगा। तो ये भी आप देख सकते हैं, व्हाट आर द मेन पर्पस ऑफ गिविंग राइट्स, थिंक ऑफ एग्जांपल्स। और मेनली आपका 1 सेकेंड, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सिटीजन स्टेट, ठीक है। फिर 9th आपका इंडेक्स पूछा है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ये काफी न्यूज में रहता है मेनली, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आजकल काफी न्यूज में है आपका 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में। और वेदर आपका ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स बीसी का है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट बीसी की है। तो ये काफी न्यूज में रहता है। साथ में मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, कुछ जैसे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, ये तो आप याद कर ही लीजिए इनकी रिपोर्ट्स, ठीक है। आपको खाली रिपोर्ट्स याद रखनी है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, ये हर साल किसी न किसी फॉर्म में पूछते हैं। एक फायदा ये भी होगा, इस क्वेश्चन में तो नहीं दिए, बट ज्यादातर ये 2 ऑप्शन भी यूपीएससी डालता है, तो अगर आप इनके बारे में पता है तो इजिली आपका क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। फिर आपका नेक्स्ट फर्स्ट पेज पे चलते हैं, जो बचे हुए क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। आर्यंस, ऋग्वेदिक आर्यंस और इंडस वैली पीपल के बीच में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस कंपैरिजन वाला कॉन्टेक्स्ट यूपीएससी जनरली पूछता है। ऐसे ही साइंस एंड टेक में भी आप देखेंगे कि एक पुरानी जो टेक्नोलॉजी और नई टेक्नोलॉजी उसके बीच में वो डिफरेंस पूछते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर डोमेन में। तो इसमें आपको एक चीज है, हिस्ट्री का मैं आपको बता दूंगा, इसमें स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए है, तो इसमें आपको मैं पढ़ने का तरीका बताऊंगा कि इन हिस्ट्री यू नीड टू डिवाइड लाइक रिलीजियस इवोल्यूशन एंड फीचर्स, evolution of trade, agriculture, science and tech, art and architecture, urban town planning and etc. ठीक है, ये कैसे आपको रिलेट करना है चीजें, वो मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा कि जैसे साइंस एंड टेक में आप क्या क्या पढ़ सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर में कैसे डिवीजन करना है, कैसे चीजों को याद रखना है, वो मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। वैसे मैं आपको बता देता हूं, इसमें कॉन्टेक्स्ट यही था। सेकंड स्टेटमेंट काफी आसान थी, क्योंकि आपको पता ही होना चाहिए कि आपका कॉपर आपका था इंडस वैली में, बट आयरन नहीं था। और ये ओनली वाला कॉन्टेक्स्ट, साथ में इतनी सारी चीजें दे रखी हैं, तो ये भी एक एग्जामिनर पॉइंट करता है कि एक तरह से सिंपल स्टेटमेंट को गलत बनाना की कोशिश रहती है, ठीक है। तो ये भी है कॉन्टेक्स्ट। साथ में सेकंड स्टेटमेंट अगर आप हटा देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि 1 सेकेंड, कि आपका 2 हट जाएगा, साथ में एसी, तो 1 ऑटोमेटिकली करेक्ट होता है, थर्ड आपको चेक करना है। इसमें भी आप देखेंगे जैसे कि ये आपको पर्टिकुलर स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए कि घोड़ा उस टाइम पे आपका यूज में नहीं था। पर एक चीज मैं आपको बताऊंगा, एनसीईआरटी में दे रखा है कि सुरकोतड़ा में बोन्स मिली हैं, सुरकोतड़ा हॉर्स बोन्स। बट बात ये है, इन्होंने पूछा नो एविडेंस दे हैविंग बीन अवेयर ऑफ। बीन अवेयर ऑफ मीन्स कि एक तरह से घोड़ा
जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की डे टू डे लाइफ में यूज हो रहा था या नहीं हो रहा था। तो इसका कोई एविडेंस नहीं मिला, किसी सील पे नहीं मिला, फॉर एग्जांपल पशुपति सील पे नहीं मिला है, और आपका नॉर्मली क्या एग्रीकल्चर एक्टिविटीज या और भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज है, कहीं एविडेंस नहीं मिला है। ठीक है, तो एविडेंस नहीं मिला, आर्कोलॉजिकल एविडेंस या सर्टेन अदर एविडेंस, तो आप नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी डिसाइफर भी नहीं हुई है हड़प्पन स्क्रिप्ट, तो इस तरह आप बता नहीं सकते, एविडेंस नहीं मिला, अब तक तो नहीं मिला है। तो ऐसा है, बोन्स मिली है, फिर भी ये एक तरह से स्टेटमेंट ठीक करी है आपने, थर्ड स्टेटमेंट की नो एविडेंस दैट दे हैव बीन अवेयर। तो इस तरह आप काउ के बारे में भी सोच सकते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका 1 और 3 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन में ट्रैफिक ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका वैसे मैं आपको बता देता हूं, IUCN और WWF, इनके बीच का एक कोऑर्डिनेशन है, एक मेनली एक इंस्टीट्यूशन बना रखा ट्रैफिक, तो ये है। पर अगर आपको नहीं पता तभी भी मैं आपको बताना चाहूंगा, इस तरह का जैसे ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स, तो आपको समझ में आ रहा है कि कुछ न कुछ इश्यू चल रही है कि ट्रेड गलत तरीके से हो रहा है, कुछ जो स्पीशीज एक्सटिंक्ट होने वाली उनका ट्रेड हो रहा है, या कुछ प्रेडेटर स्पीशीज उनका ट्रेड हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू अवर इकोसिस्टम कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ठीक है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। इस तरह के काम जो करते हैं वो मेनली एनजीओ काम करते हैं। और यहाँ पे क्या करता है यूपीएससी, में आपको बता देता हूं कि वो यूएन की बॉडीज या स्पेसिफिकली यूएन से जोड़ देता है कि इज अ ब्यूरो, और ऑर्गन कई बार लिखा रहता है अंडर दिस, तो ये मेनली आपको गलत करने के लिए होता है। ठीक है, मेनली जो बॉडी हो सकता है, बट यहाँ पे ये एनजीओ है, एनजीओ आपका नहीं होगा ब्यूरो ऑर्गन। तो इस तरह फर्स्ट स्टेटमेंट गलत रहेगा। सेकंड स्टेटमेंट बहुत सिंपल जनरल स्टेटमेंट है, और आपका सिंक में भी है, जो आपका ये आइडिया है और ये आइडिया है, तो ये आपकी ठीक रहेगी सेकंड स्टेटमेंट। आंसर आपका 2 ओनली रहेगा। अब फोर्थ क्वेश्चन भी काफी, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ देख लेते हैं पहले। फिफ्थ क्वेश्चन में आप देखेंगे इक्वालिटी कॉन्टेक्स्ट में पूछा है, वन ऑफ द इंप्लीकेशंस ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ। तो मेनली एब्सेंस ऑफ मींस आप अपोजिट सोच सकते हैं। तो रिस्ट्रेंट का आपको पता है अपोजिट है आपका फ्रीडम, कंपटीशन का अपोजिट है आपका मोनोपोली, तो कोई आपका रिलेशन नहीं बनता है इनके बीच में। ठीक है, आइडियोलॉजी एज सच कोई ये नॉर्मल किसी चीज से भी जोड़ सकते हैं, तो एज स्पेसिफिक कोई अटैचमेंट नहीं हुआ। प्रिविलेजेस देखेंगे आपको बिल्कुल सही लगेगा कि एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस, अगर प्रिविलेजेस नहीं दिए जाएंगे सब तो इक्वल फुटिंग पे आ जाएंगे, तो सिंपल दिख रहा है, तो ए इज द आंसर। अब एक चीज फोर्थ में एनवायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताऊंगा आजकल, ये आपका इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आपका नेचुरल हैबिटेट, इस तरह की टर्म्स यूज कर रहा है यूपीएससी। तो एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, नेचुरल हैबिटेट और आर्टिफिशियल आपका जो मेनली जो प्लेस है बहुत सारी स्पीशीज के लिए, वो आप ध्यान रखें। कोई स्पीशीज कहीं पर्टिकुलर प्लेस में मिल जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इसका नेचुरल हैबिटेट है, तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। कई बार इन्वेजिव स्पीशीज भी होती है। ठीक है, अगर उस प्लेस पे फॉर एग्जांपल सिक्किम और आपका हिमालयन का कोई स्पीशीज है और वो आपका वेस्टर्न घाट्स में मिल रहा है उधर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नेचुरली मिल रहा है, वो एक इन्वेजिव स्पीशीज है। तो ये आपको ध्यान रखिए, ये मैं आइडिया आपको जस्ट बता रहा हूँ क्वेश्चन किस तरह के पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ अलग कॉन्टेक्स्ट है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स, ये आपको पता होना चाहिए कि ये नीलगिरीज में मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है साथ में, क्योंकि नीलगिरीज जो बायोस्फीयर रिजर्व है, काफी बायोडाइवर्सिटी है बायोस्फीयर रिजर्व पे, यूपीएससी बार बार पूछता है, और नीलगिरीज खासकर काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और साथ में वेटलैंड और नेशनल पार्क का तो देखेंगे, बट बायोस्फीयर रिजर्व एक यूनिक आप एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है। तो उधर की वेजिटेशन, क्या इंपॉर्टेंट फ्लोरा फोना जो आपके एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, इस तरह आपको पता होना चाहिए। एंडेमिक क्या है उधर, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आपको पता है, तो आपको ये पता है कि ये आपका नल्लामला और सिहाचलम इसमें लाई नहीं करते, ये ऊपर सिहाचलम आंध्रा में और नल्लामला कभी काफी ऊपर है। तो बी और डी हट जाएंगे, ए सी में डाउट रहेगा। ए सी में भी आप देखेंगे नागरहोल मेनली वेस्टर्न घाट्स का फीचर है, ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स का कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर है। जैसे आप इस तरह देखेंगे तो ये मेनली ये आपका इस तरह ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट को देखेंगे,
यहाँ पूछा गया, पर ये थोड़ा सा ऊपर है, तो ये खाली वेस्टर्न घाट का फीचर है। और आप बसता है सत्यमंगलम आंसर, ये मेनली यहाँ लाई करेगा ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स के लिंक पे, तो ये इज द आंसर। अब आप थर्ड क्वेश्चन में भी आप देखेंगे रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम, ये काफी न्यूज में थी, हिंदू में काफी आपको पता होना चाहिए था, बट इन केस आपको नहीं पता फिर भी हम देखते हैं कैसे सोल्व करना। अब इसमें आप देखेंगे रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कुछ प्रायर लर्निंग और स्किल जो कि रिकॉग्नाइज नहीं हो पा रही थी ड्यू टू सम रीजंस, ठीक है। सो उस कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे कि हो सकता है कि गवर्नमेंट ऐसी स्कीम लेके आई है कि जो एक तरह से जो प्रायर लर्निंग है, लोगों की स्किल है, उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, ठीक है। तो मेनली और क्यों किया जाए, तो वो रीजनिंग आपको देना है मेनली, ठीक है। और मैं आपको ये चीज एक चीज आपको बताना चाहूंगा, 1 सेकेंड। गवर्नमेंट मेजर फोकस while following a welfare approach और implementing a welfare scheme, उसका मेजर फोकस रहता है जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, वीकर सेक्शन और पुअर सेक्शन है। तो एक तरह से आप देखेंगे यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊंगा, देखो एक ट्रेंड है जिसने ऑप्शन ये फ्रेम की है, सर्टिफाइंग द स्किल्स, सर्टिफाइंग द स्किल्स। तो मेजर आपका जो प्रोबेबिलिटी है इन दोनों में से एक रहेगा, ठीक है, क्योंकि दो स्टेटमेंट यही रहता है कि रैंडम दे दी जाती है और बाकी जो दो स्टेटमेंट है उसमें हल्का सा चेंज करके डाल दिया जाता है। तो ये आप देखेंगे बहुत रैंडम एब्सर्ड स्टेटमेंट है, कोई इस आइडिया से रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब ए और डी में से आप चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा, यहाँ पे उन्होंने बोला है स्किल्स जो सर्टिफाई करनी है वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थ्रू ट्रेडिशनल चैनल्स, और यहाँ पे ट्रेनीज को एनएसडीपी प्रोग्राम। तो एनएसडीपी प्रोग्राम मेनली आईटीआई वगैरह में जो ट्रेनिंग वगैरह होते हैं उनको उनकी स्किल रिकॉग्नाइज करना। तो ये प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, तो वहां पे तो हो ही जाएगी। यहाँ पे एक मेन प्रॉब्लम लग रही है कि मेनली जो एक गरीब आदमी है, से कारपेंटर, वीवर, कोई अदर हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड स्किल है, तो उसकी स्किल रिकॉग्नाइज नहीं हो रही है, ठीक है। और उसकी स्किल अगर रिकॉग्नाइज हो जाती है तो गवर्नमेंट कोई प्रोग्राम चला सकती है उनको एम्प्लॉयमेंट देने के कॉन्टेक्स्ट में, बट ये पता ही नहीं लगेगा कि वो स्किल्ड है या नहीं है, तो हम कैसे प्रोवाइड करेंगे। तो जो ट्रेडिशनल चैनल्स हैं, तो वो अगर इस तरह आप काम करोगे, उनकी स्किल सर्टिफाई करोगे तो बड़ी बात रहेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेजर सेक्शन है और वो अनपढ़ है, इस तरह देख सकते हैं आप। साथ में आपको एक कॉन्टेक्स्ट में बताऊंगा, ये एक रिपोर्ट आई थी उस टाइम पे, उसमें दिया गया था, हिंदू में काफी न्यूज में थी, उसमें बताया गया था कि साउथ कोरिया में 96% स्किल्ड लेबर है, जापान में आपका 85% स्किल्ड लेबर है, और इंडिया में खाली 2% है। तो 2% वर्सेस 96%, इतना भी ज्यादा डिफरेंस, बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है। तो मेनली कोई प्रॉब्लम है, तो यही प्रॉब्लम थी कि जो मेनली स्किल्स वगैरह जो लोकल एरियाज में वो रिकॉग्नाइज ही नहीं हो पा रही। तो यहाँ पे इसलिए उन्होंने ट्रेडिशनल लोकल चैनल्स के थ्रू उनकी स्किल को रिकॉग्नाइज करने का कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये स्कीम इंट्रोड्यूस करी है, क्योंकि हर कोई पढ़ा लिखा नहीं है कि भाई 10th 12th और आपका पढ़ा लिखा उसको पता है कि भाई मेरे को मेरी स्किल रिकॉग्नाइज हो जाएगी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में सोच सकते हैं। अब पहले 2 पेज हमारे खत्म होते हैं और 13th क्वेश्चन तक हमने खत्म कर लिया, 14th पे आते हैं। फोर्टीन में आप देखेंगे इन्होंने आपको पूछा है कि पॉल्यूशन पॉल्यूशन को की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बायो रेमेडिएशन टेक्निक के एडवांटेज बता दें। पॉल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बार बार पूछा जाता है, इसके पॉल्यूशन के कॉजेस और क्या क्या जो ये हैवी मेटल्स वगैरह और इनसे रिलेटेड क्या क्या डिजीज हैं, और ये सारा कुछ हमेशा रहता है, और कैसे उन चीजों को टैकल किया जाए वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, स्ट्रेटजी क्या है। तो इसीलिए बायो रेमेडिएशन टेक्निक एक ऐसी ही टेक्निक है। और वर्ड से आपको समझ में आ रहा है बायो, बायो मतलब कुछ बायोलॉजी रिलेटेड ऑर्गेनिक थिंग्स होंगी जिनका यूज करके आपको रीमेडिएशन मेनली सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है पॉल्यूशन के रिगार्डिंग, यहां से ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल थिंग्स कौन कौन सी, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो बिल्कुल इससे रिलेट कर रहे हैं, तो हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। वैसे भी आपको पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत सारा वेस्ट को डीकम्पोज करते हैं, ठीक है। तो मेनली कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा है। अब स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। सेकंड,
Any contaminant with heavy metals such as cadmium and lead can be readily and completely treated. ये एक्सट्रीम बात है. आपको फॉर एग्जांपल प्लास्टिक का पता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंप्लीटली इसको डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं. ठीक है, तो यही है मेनली कि भाई हैवी मेटल कैडमियम लेड को कैसे कर पाओगे. तो ये एक्सट्रीम बात है. इस तरह के वर्ड्स को अंडरलाइन कर लीजिए जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, और फिर एक क्रॉस वेरिफिकेशन दीजिए एग्जाम्पल के साथ, और यहाँ पे ये प्रूफ भी हो रहा है. तो एक तरह से सेकंड आपका गलत है. अब हम चेक कर लेते हैं अलग दूसरी ऑप्शंस को. अब इसमें देखेंगे 2 नहीं है तो बी और डी आपका एलिमिनेट हो जाता है, 1 ऑटोमेटिकली ठीक रहता है. 3 को चेक कर लेते हैं. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन बी यूज्ड टू क्रिएट माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर बायोरिमेडिएशन. तो आपको पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनाना काफी इजी चीज है जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, क्योंकि आजकल बहुत बड़ी बड़ी इन्वेंशंस आपको टेस्ट ट्यूब बेबी, ह्यूमन बेबी और एनिमल क्लोन और काफी चीजें बना ली. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनाना तो काफी आसान चीज है. तो ये मेनली बिल्कुल, और हमारे को माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको पता है बायोरिमेडिएशन में यूज होते हैं. तो ये 3 भी आपका सही रहेगा. 1 and 3 इज द आंसर. 1 and 3 ओनली. अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं. ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट. ठीक है, तो इसमें भी अगर आपको मैं हिस्ट्री में एक चीज इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा. ये 1929 की बात है. तो आपको उस टाइम क्या आइडियोलॉजीज प्रिवेल कर रही थी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे. ठीक है, उस टाइम पे कौन कौन से मूवमेंट इंपॉर्टेंट चल रहे थे, तो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखेंगे तो मेनली जो रशियन रेवोल्यूशन के बाद, ठीक है, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, ये आइडियोलॉजीज काफी प्रिवेल कर रही थी. तो ये कॉन्टेक्स्ट आपको पता होना चाहिए. ठीक है, इतना सा भी आप पता होगा ना, तभी भी आप आइडिया लगा सकते हैं. तो इस कॉन्टेक्स्ट में पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री. तो मेनली इस तरह की ऑप्शंस को यूपीएससी क्यों देगी, आप मतलब डालने का पर्पस क्या मैं आपको बताता हूँ, कैसे आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं. जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट उस टाइम थी. ठीक है, तो ये अगर वर्कर्स को ये इस तरह पार्टिसिपेशन में डाल देंगे तो एक तरह से उनकी गवर्नमेंट को ही इशू क्रिएट हो सकती है, क्योंकि कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म में काफी लड़ाई चल रही थी. सिमिलरली मैनेजमेंट को अगर दिया जाए इक्वल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, तो एक तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या फायदा हुआ. हमें पता है यूपीएससी जनरली जो क्वेश्चंस देता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, वो उनके कॉलोनियल नेचर को शो करता है. ठीक है, तो मेनली मैनेजमेंट को देने का कोई पॉइंट नहीं है एक तरह से, कि भाई एक तरह से अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ गड़बड़ी करती है तो उस तरह की ऑप्शन वो ठीक रहती, मतलब सोच सकते थे. तो ये भी आपका गलत हो जाएगी. ए और बी दोनों गलत रहते हैं. सी में आप देखेंगे ब्रिटिश कोर्ट की इंटरवेंशन बोला है यहाँ पे ट्रेड डिस्प्यूट को सोल्व करने के कॉन्टेक्स्ट में. तो अगर इंडिया में उन्होंने कोर्ट सिस्टम सेटल कर रखा है, तो ब्रिटेन से इतनी दूर से कोर्ट डिस्प्यूट सेटल करने का कोई पॉइंट नहीं रहता है. तो ए बी सी तीनों आपके गलत रहते हैं. डी आपका आंसर रहेगा. साथ में क्रॉस वेरिफिकेशन कर लीजिए. बैन ऑन स्ट्राइक्स की बात करी है ट्रिब्यूनल्स. तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस टाइम पे जो आपके जो कम्युनिस्ट थे वो वर्कर्स के साथ मिलके काफी स्ट्राइक्स वगैरह कर रहे थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट काफी डरी हुई थी. तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये उन्होंने ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट लेके आए थे. और साथ में आपको बताऊंगा ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल, दोनों का काफी अपोजिशन हुआ था. भगत सिंह वगैरह ने काफी अपोज किया था असेंबली में, बॉम्ब थ्रो और वो सारा आपको पता है. ठीक है, अब इसका आंसर आपका डी रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, और कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन में आपको बेस्ट देना है. कई बार दो आपको ऑप्शन कंफ्यूजिंग रहती है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं. आपको ऐसा नहीं करना है. उस आइडिया को अच्छे से लिंक कीजिए. आपको आइडिया पता होना चाहिए, कंसेप्ट पता होना चाहिए. जैसे इसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का आपको पता है कि लोकल लेवल पे वो खुद ही जैसे सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, बट एक कॉन्टेक्स्ट आप देखिए. जैसे अगर आप बाकी ऑप्शंस देखेंगे, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में नहीं पॉसिबल. आप देखेंगे आपका थर्ड टायर पंचायती राज में अभी भी इलेक्शन होते हैं, और डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब है कि आपका डेमोक्रेसी डायरेक्टली हो रही है, कि डिसीजन मेकिंग डायरेक्टली सिटीजन्स ले रहे हैं. तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव लेते हैं इंडिया में, आपको पता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि ये प्रिवेल करता है. ठीक है, साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन भी आप देखेंगे तो ये मेनली एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेसी से लिंक्ड है. ठीक है, ये भी इसका कोई मतलब नहीं बनता इसलिए. और कंसेप्ट भी आप देखेंगे तो मेनली जो एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन का वो है कि आपका कुछ ऑफिसर्स अपनी पावर्स लोअर लेवल ऑफिसर्स को डेलीगेट कर देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथनिंग करने के लिए. तो ये भी नहीं रहेगा. और वैसे भी डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी बिल्कुल दिख रहा है आइडिया, पता होना चाहिए सबको. बहुत आसान चीज है, कॉमन सेंस के साथ पता लग रही है कि डेमोक्रेसी को अच्छी तरह से अचीव करने के लिए डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी का आइडिया है, कि आपको जो पावर है वो डिवॉल्व की जा रही है लोअर लेवल पे. ठीक है, डिसेंट्रलाइज की जा रही है. तो ये कॉन्टेक्स्ट है, बिल्कुल यही है.
और फेडरलिज्म का कॉन्टेक्स्ट भी आपको पता ही है, इन जनरल स्टेट सेंटर के कॉन्टेक्स्ट में। थर्ड लेवल के कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे ए बी में कंफ्यूजन हो सकता है कई बार, पता नहीं, पर बी होना नहीं चाहिए। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन बहुत कॉमन वर्ड है, ठीक है, बी इसका आंसर रहेगा। 17th क्वेश्चन में डीपीएसपी कॉन्टेक्स्ट में पूछा है। डीपीएसपी कॉन्टेक्स्ट में आपको पता होना चाहिए एक तो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में क्या डिफरेंसेस है, फंडामेंटल डिफरेंसेस क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है इंट्रोड्यूस करने का। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्स्टिट्यूट लिमिटेशंस अपॉन लेजिस्लेटिव फंक्शन एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन। तो इस केस में ना कुछ एग्जांपल दीजिए, दिमाग में याद रखिए कि आप, ताकि उसको अगर उसके खिलाफ प्रूफ देना है या उसके फेवर में प्रूफ देना है तो वो ताकि सपोर्ट में मिल जाए। तो कॉन्स्टिट्यूट लिमिटेशंस अपॉन लेजिस्लेटिव फंक्शन, तो आप कुछ काउंटर सोच सकते हैं। पहले लेजिस्लेटिव फंक्शन के कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं। 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये एग्जाम्पल आपको दिख रहा है कि ये आपका गांधीयन प्रिंसिपल को इन्होंने इंप्लीमेंट किया है। तो एक तरह से लिमिटेशंस नहीं है बल्कि लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग दी जा रही है अच्छे से, ठीक है, मतलब एक तरह से उनको पावर दी जा रही है कि आप लॉज बनाइए। साथ में एग्जीक्यूटिव फंक्शन के कॉन्टेक्स्ट में ये है जैसे इंप्लीमेंटेशन आपका वेलफेयर स्कीम्स का करना है, या कुछ बहुत सारे स्टेप्स लिए जाते हैं वीकर सेक्शन, मार्जिनलाइज सेक्शंस के लिए, वो एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन जो ब्यूरोक्रेसी गवर्नेंस उनको प्रोवाइड करता है। तो वो मेनली लिमिटेशंस नहीं है बल्कि एक तरह से उनको पावर दी जा रही है कि आप डीपीएसपी को इंप्लीमेंट कीजिए। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत रहेंगी, फर्स्ट एंड सेकंड, आंसर आपका डी रहेगा, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम। 20th क्वेश्चन, यहाँ पे एक एक्ट दिया है बेनामी ट्रांजैक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में। तो अगर आपको नहीं पता, क्योंकि इस तरह के एक्ट छूट जाते हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स से, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। एक तो जो 3 स्टेटमेंट जहां है वहां पे आपको कोई ना कोई क्लू मिलेगा, ठीक है, ये आप जनरली देखेंगे, और जो बिल्कुल न्यूज में नहीं होगा, आपको नहीं पता है चीजें, वहां डेफिनेटली आपको क्लू मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को छोड़िए मत। अब यहाँ पे आप देखेंगे इन्होंने बोला है नॉट अवेयर, तो एक नॉट अवेयर अगर होगा तो एवरीवन हैज द रीजन टू ब्रेक द लॉ। तो अगर आप, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा ट्रैफिक रूल्स के कॉन्टेक्स्ट में, ऐसे हर कोई सिटीजन बोलने लग जाएगा कि आई एम नॉट अवेयर ऑफ द लॉ, ठीक है, तो उसका मतलब ये नहीं गवर्नमेंट उसका चालान नहीं काटेगी, चालान काटेगी, ठीक है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी, इसमें भी आप ऐसे ही सोच सकते हैं कि हर कोई यही बोलने लग जाएगा कि आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी जो ट्रांजेक्शन बेनामी डिक्लेयर नहीं की जाएगी, क्योंकि एक बहाना मिल जाएगा सभी सिटीजन को। तो गवर्नमेंट इस तरह के लूप होल्स नहीं छोड़ती। सेकंड स्टेटमेंट में आप देखेंगे प्रॉपर्टीज हेल्ड बाय बेनामी आर लायबल फॉर कन्फिस्केशन बाय द गवर्नमेंट। बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, कोई एक्सट्रीम बात भी नहीं है, तो ठीक होने के चांसेस है। अब थर्ड स्टेटमेंट में देखेंगे आप, ये देखिए थर्ड स्टेटमेंट में इन्होंने काफी गड़बड़ी कर रखी। दी अथॉरिटीज, काफी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, 2 स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, 2 स्टेटमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। साथ में डज नॉट प्रोवाइड फॉर एनी अपेलेट मैकेनिज्म। इसका मतलब है यूपीएससी गवर्नमेंट का काफी ज्यादा हाईली उसको एक्सपोज किया जा रहा है। इस तरह नहीं कर सकता यूपीएससी, ठीक है, वो साथ में काम करेंगे, इस तरह आप देख सकते हैं, इस तरह गवर्नमेंट को एक्सपोज नहीं करेगा, ठीक है। और साथ साथ एक चीज आप देखिए कि अब तक कोई एपेलेट मैकेनिज्म प्रोवाइड नहीं किया है। ये एक तो गवर्नमेंट की थूथू हो ही गई है, साथ में एक तरह से कि आजकल हर जगह एपेलेट मैकेनिज्म बन ही रहे हैं, तो इतनी सारी चीजें मिल गई हैं, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत रहेगा। थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फर्स्ट इज रॉन्ग, आंसर इज 2 ओनली। इस तरह आप रीजनिंग दीजिए और फिर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अब नेक्स्ट में हम चलेंगे 19th आपको बताऊंगा, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, बट एक चीज है इसमें इंपॉर्टेंट, चांदीपुर इसका आंसर है। यूपीएससी का फेवरेट है, ऑलरेडी एक ऑप्शन में दिया था इन्होंने 2011 में। तो जो ये ऑप्शंस हैं ये आप याद रख लीजिए, ठीक है। चांदीपुर यूपीएससी का फेवरेट है, ऑलरेडी 2011 में पूछा गया है। अब 18th में आपको बताऊंगा डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटजी। अब सिंगल मार्केट से आपको सब पता है कि सिंगल कॉमन मार्केट का आइडिया आपका सबसे ज्यादा ईयू से रिलेटेड है, यूरोपियन यूनियन कॉमन मार्केट है, तो उससे आप रिलेट करेंगे तो सबसे ज्यादा आपको सी ही लगेगा, ठीक है, तो ये जनरली ठीक रहेगा। साथ में आपको एक चीज बताऊंगा, आजकल डिजिटल जो इंटरवेंशन है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आपका गवर्नेंस, in context of cyber security, in context of data security, in context of data localization, ये काफी न्यूज में है। इनसे रिलेटेड जो नेशनल और इंटरनेशनल इंटरवेंशंस है वो आप प्लीज याद कर लीजिए। जैसे सिमिलर मैं आपको बताऊंगा, अभी जीडीपीआर न्यूज में है, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस, ये भी आपका डाटा लॉकलाइजेशन और डाटा सेफ्टी, इसके हायर बहुत ज्यादा हाई स्टैंडर्ड्स हैं, और ये यूपी आपका यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, उसका इनिशिएटिव है, तो ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब हमारा ये 20th क्वेश्चन तक हमने सभी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं।
अब हम 21st पे आते हैं। तो 21st में आप देखेंगे इन्होंने जैसे ये भी एनवायरमेंट का क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है कि ह्यूज फॉल इन पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं? तो एक चीज मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे यूपीएससी कंसेप्ट्स पे जाता है। कंसेप्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट में आप देखेंगे कि पॉलिनेशन का कॉन्टेक्स्ट है, थर्ड स्टेटमेंट में देखेंगे बिल्कुल फूड चेन का कॉन्टेक्स्ट है। तो बिल्कुल, और ये रिलेट हो रहा है, ठीक है, इस आइडिया से, ठीक है। क्योंकि अगर ह्यूज पॉपुलेशन फॉल कर जाएगी तो पॉलिनेशन बिल्कुल इफेक्ट होगा, क्योंकि बटरफ्लाई पॉलिनेशन इज अ पॉलिनेटिंग एजेंट, ठीक है। ऐसे ही जो अदर पॉलिनेटिंग एजेंट बहुत सारे हैं, यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है, बैट्स, बटरफ्लाइज, बीज, बर्ड, सभी एनिमल्स भी, ठीक है, वो भी। क्योंकि जैसे सीड्स वगैरह कई बार चिपक जाते हैं, वो इधर उधर फैल जाते हैं, उससे आपका प्रोपेगेशन हो जाता है, वेजिटेशन स्प्रेड करती है। तो ये फर्स्ट बिल्कुल अफेक्ट होगा। थर्ड आप देखेंगे तो इन्होंने पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीशीज, बिल्कुल ये फूड चेन से लिंक्ड है। मेनली कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट आप देखेंगे, यहां ये बोल रहे हैं ड्रास्टिक इंक्रीज इन फंगल इन्फेक्शंस। तो एक तो ड्रास्टिक इंक्रीज, ये मेनली एक्सट्रीम एक्सग्रेशन है, तो ये गलत होने के पूरे चांस है। साथ साथ मैं आपको बताऊंगा फंगल इन्फेक्शन कोई इस तरह कोई रिलेशन नहीं है, कोई कंसेप्चुअल थिंग नहीं है एज पार्ट ऑफ एनवायरमेंटल इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये इस तरह की यूपीएससी गलत मानता है इन चीजों को, ठीक है। बट बच्चे क्या करते हैं, जैसे आते हैं पेपर सोल्व कर, पेपर दे के, और वो एक कुछ पॉलिसी पेपर, रिसर्च पेपर ढूंढते हैं और बोलते हैं कि यार मेरे को एक फंगल इन्फेक्शन मिल गया। यूपीएससी इन तरह के क्लेम्स को नहीं मानता, वो जनरल कंसेप्ट अगर है तो वो मानेगा, ठीक है, वैसे नहीं मानता। तो फर्स्ट थर्ड होगा 1 3 ओनली इज द आंसर। आंसर इज सी। 22nd में एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल्स के कॉन्टेक्स्ट में पूछा है कि एक तरह से क्या लिमिटेशंस है, ठीक है, इनको बनाने के कॉन्टेक्स्ट में या प्रमोट करने के कॉन्टेक्स्ट में। तो आप ये देखेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट में भी वही कंफ्यूज करने के लिए, सीज ओनली एंड नॉट ऑन कॉन्टिनेंट्स, ये फोर्सिंग की है मेनली। सिंपल आपको पता है एल्गी उगाने के लिए पानी चाहिए, तो पानी समुद्र में हो या कॉन्टिनेंट में, रिवर लेक्स में हो, तो उसको बस वही चाहिए। तो ये कंफ्यूज करने के लिए आप इस तरह का ये कॉम्बिनेशन किया है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग होती है। इसके बाद हम देखते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इसके बाद आप देखेंगे आपका ए और डी एलिमिनेट होता है, थर्ड ऑटोमेटिकली ठीक रहता है। सेकंड को चेक कर लेते हैं। सेकंड में उन्होंने बोला है सेटिंग अप इंजीनियरिंग द एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल प्रोडक्शन रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज टेक्नोलॉजी until the construction is completed। तो आपको पता है जैसे जैसे हायर जनरेशन बायोफ्यूल बनेंगे तो हायर टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। तो थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल आपको पता होना चाहिए। तो बिल्कुल एक्सपर्टीज टेक्नोलॉजी, बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, दिख भी रहा है। सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, थर्ड ठीक है। तो 2 and 3 ओनली इज द आंसर। आंसर इज बी। अब हम देखेंगे 25th क्वेश्चन को। 25th क्वेश्चन को आप देखेंगे कि इन्होंने कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में पूछा है, ठीक है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कॉन्टेक्स्ट में अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। पोटेंशियल साइट्स पूछा है, तो अबंडेंट एंड अनइकोनॉमिक कोल सीम्स, बिल्कुल खाली पड़ी है, बिल्कुल उनको यूज करो। डिप्लीटेड ऑयल एंड गैस, बिल्कुल यूज करो, क्योंकि रिसोर्सेज उधर डिप्लीट हो चुके हैं। डीप सलाइन फॉर्मेशन, बिल्कुल यहाँ पे भी एक तरह से मेनली कि एक तरह से जो बिल्कुल लोअर लेवल पे है, तो आपका इकोलॉजी को हार्म नहीं होगा उधर, ठीक है। तो इस तरह आप सोच सकते हैं, ठीक है। साथ में आप ये देखिए 1 2 3 जो स्टेटमेंट है बहुत ही छोटी स्टेटमेंट है। इस तरह की जो स्मॉल स्टेटमेंट्स होती हैं उसमें फोर्जिंग करना आपका जो ऑप्शन फ्रेम करता है उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो ये जनरली सारी ठीक रहती है, ठीक है। तो इस तरह 1 2 3 ऑल इज द आंसर इसमें, ठीक है। इस केस में हर जगह 1 2 3 ऑल नहीं होता, इस तरह के केसेस में पॉसिबिलिटी रहती है। तो इस तरह आप दिमाग लगाइए। 24th में आप देखेंगे फैक्ट्रीज एक्ट 1881, तो आपको ये पता होना चाहिए फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में लागू किया था। तो एक चीज आपको मैं बताता हूं कि फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट कभी भी आएगा तो फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स की बात करेगा। ये नहीं है कि पहले ही एक्ट में बहुत सारी चीजें दे देगा। यहां पे इन्होंने बोला है जैसे कि आपका टू फॉर्म ट्रेड यूनियंस, इतनी बड़ी बात नहीं करेगा। हो सकता है कि वो ये क्या कर सकता है कि आपका कुछ वेज वगैरह हल्की सी बढ़ा दी, और आपका कुछ छुट्टियां एक तरह से वीकेंड की छुट्टी, संडे की छुट्टी दे दी, या आपके वर्किंग आवर्स वो कम कर दिए, इस तरह की चीजें कम कर सकता है फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट में, ठीक है। ये नहीं कि पहले ही फैक्ट्री एक्ट में आपका ट्रेड यूनियन फॉर्म करने के लिए अलाउ कर देंगे। तो ये आपकी गलत रहेगी फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट आप देखेंगे नारायण जी मेघाजी लोखंडे, आपको पता है फादर ऑफ ट्रेड, इंडियन ट्रेड यूनियन मूवमेंट थे।
ठीक है, तो ये इस तरह के फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट टाइम इन्होंने किया है, तो फर्स्ट टाइम वाला बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इस तरह की चीजें आपको याद रखनी, ये नहीं हर फैक्ट याद नहीं रखना कि तीसरे चौथे नंबर पे कौन है, वो चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। तो सेकंड आपका सही रहता है, आपका टू ओनली बी इज द आंसर। ठीक है, फिर आप 23rd का देखेंगे, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑब्जेक्टिव्स आपको पता होने चाहिए, खासकर उसके मेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, एक दो दो तीन जो मेन ऑब्जेक्टिव हो आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड मेनली आईएमआर और एमएमआर का कॉन्टेक्स्ट है। ये एक जनरल अप्रोच है गवर्नमेंट की, आपको पता है। ठीक है, आईएमआर एंड एमएमआर कॉन्टेक्स्ट की अवेयरनेस अबाउट माल न्यूट्रिशन, प्रेग्नेंट वीमेन, lactating mothers और इंसिडेंट अमीनिया among young children, adolescent गर्ल्स एंड विमेन। ठीक है, तो बिल्कुल ये सही बनता है, कोई इसमें एक्सट्रीम बात नहीं है, बिल्कुल जनरल बात है। अब थर्ड और फोर्थ को चेक करते हैं, तो यहाँ पे कंजम्पशन ऑफ मिलेट्स, बिल्कुल सही बात है, मिलेट्स का कॉन्टेक्स्ट है। बट एक चीज आप देखिए, यूपीएससी क्या करता है, कुछ एक सही चीज के साथ कुछ नई चीजें ऐड कर देता है। जैसे मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन में सेकंड स्टेटमेंट को एनालाइज किया था, एक चीज के साथ बहुत सारी ऐसी चीजें ऐड कर देंगे। और ये आप देखेंगे अनपॉलिश्ड राइस, काफी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, ये गलत होती है इतने स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। आपको फिर उसके ऊपर क्रॉस वेरीफाई जरूर कीजिए। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे हरियाणा वगैरह में इतना कल्चर नहीं है राइस उगाने का, या कुछ एरियाज और हैं जहाँ पे राइस उगाने का कल्चर नहीं है। तो इस तरह हर जगह ऑल ओवर तो नहीं हो सकता, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। साथ साथ स्पेसिफिसिटी, तो कई कई सारे आर्गुमेंट्स देके आप इस तरह सोच सकते हैं। थर्ड आपका रॉन्ग रहेगा। साथ साथ आप फोर्थ में देखेंगे तो पोल्ट्री का कॉन्टेक्स्ट है, तो आप बहुत सारी कम्युनिटीज है जो वेजिटेरियनिज्म फॉलो करती हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है गवर्नमेंट इस तरह इंपोज करेगा, फिलहाल के जो कंडीशन चल रही है उस कॉन्टेक्स्ट में तो बिल्कुल भी नहीं। तो थर्ड फोर्थ गलत रहेगा, 1 एंड 2 इज करेक्ट, आंसर इज ए ओनली। ठीक है, तो इस तरह आप सोच सकते हैं। आज 25 क्वेश्चन मैंने आपके सोल्व किए हैं। ऐसे ही हमने पिछले 25 साल के पेपर को एनालाइज किया है, और हम ये प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स आपका बहुत ज्यादा इनसिक्योर है प्रीलिम्स का के रिगार्डिंग, और अभी जो रैंडमनेस चल रही है उसको कॉन्टेक्स्ट में आपको बताया जाएगा कि आप कम एफर्ट में कैसे अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं। ये डेफिनेटली आपको 30 से 35 मार्क्स तक आप अपने मार्क्स इजिली बढ़ा सकते हैं। तो ये हम प्रोग्राम लॉन्च करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर्स को इस तरह एनालाइज करके, और आपको बताया जाएगा पढ़ना कैसे है, कैसे सोल्व करना है, और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कैसे आप अपनी एफर्ट को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं, जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज इन्फॉर्म अस एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू गाइस, टेक केयर, और प्लीज ध्यान दीजिए मेरी बात पे, पीटी आपका नहीं रुकेगा।